आज हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स यानी पुरुष जनन तंत्र। आज इसमें हम देखेंगे इनका क्या काम है, क्या फंक्शंस करते हैं और सारी जानकारी हम इनके बारे में देखेंगे। अगर आप यूपी बोर्ड के हों, नीट के हों या किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कहाँ स्थित होता है, ये हमारे पार्ट के किस पार्ट में होता है। तो अगर मैं बातें करूं तो मनुष्य के शरीर के श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। श्रोणि क्षेत्र कहाँ होता है, तो ये हो गई सिर, ठीक, ये सिर हो गई और सिर के नीचे आती है गिरवा, गिरवा के नीचे आती है वक्ष भाग, यहाँ तक वक्ष भाग होती है। उसके बाद आती है उदर, उदर के बाद आती है श्रोणि क्षेत्र और उस श्रोणि क्षेत्र में क्या होते हैं, ये जनन तंत्र स्थित होते हैं। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। तो जो पुरुष जनन तंत्र, अगर हम बातें करें कि पुरुष जनन तंत्र कहाँ होते हैं, तो पुरुष जनन तंत्र श्रोणि क्षेत्र में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक, इसमें एक जोड़ी वृषण, सहायक नलिका तथा बाह्य ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अगर मैं बातें करूं पुरुष जनन तंत्र की तो उसमें क्या क्या होती हैं, ये कहाँ व्यवस्थित होता है, तो ये मानव शरीर के श्रोणि क्षेत्र में व्यवस्थित होता है और इसमें पाई जाती हैं वृषण, कुछ सहायक नलिकाएं होती हैं और कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं। अगर मैं बातें करूं वृषण, ठीक, तो ये मानव शरीर के बाहर स्थित होता है। जो वृषण होता है ये बाइलोब्ड होता है और मानव शरीर से बाहर होता है। मानव शरीर से बाहर क्यों होता है, तो ये मानव शरीर से बाहर इसलिए होता है क्योंकि मानव शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री है। कितनी है, 37 डिग्री, और 37 डिग्री में शुक्राणु निर्माण नहीं हो सकते। ठीक, उसमें क्या होंगे, वो झुलसकर मर ही जाएंगे, इतनी गर्मी उनको नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो वृषण होती है वो शरीर से बाहर स्क्रोटम में स्थित होती है। उसको तापमान तब कितनी चाहिए, उसको हमारे शरीर के तापमान से थोड़ा सा कम चाहिए, यानी 2 सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। ठीक, जिससे मान लीजिए कि जैसे 37 हमारे बॉडी का तापमान है तो उसको कितना चाहिए, 35 डिग्री चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा थ्योरिटिकल पार्ट देख लेते हैं। तो ये पहले फिगर समझ लीजिए, उसके बाद और चीजें समझिए। तो जो ये है वृषण, तो वृषण एक बाहरी आवरण से, कलर चेंज कर दूंगा, ठीक, ये एक बाहरी आवरण, जो ये है बाहरी आवरण, ठीक है, ये एक बाहरी आवरण यानी एक कोश में, ये बाहर क्या है, एक कोश है जिसे हम बोलते हैं वृषण कोश के अंदर। ठीक, वृषण कोश के अंदर क्या होता है, व्यवस्थित होता है वृषण, और ये वृषण, ठीक, अब इसके अंदर जो ये है, ये इसे हम बोलते हैं वृषण, जो ये वाला दिखाई देता है, ठीक, इसे हम बोलते हैं वृषण। वृषण, और ये वृषण काम क्या करता है, वृषण की लंबाई और चौड़ाई की बातें करूं तो वृषण 4 से 5 मीटर लंबा, यानी लंबाई की अगर मैं बातें करूं तो ये 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, और कितना होता है, 4 से 5 लंबा और चौड़ाई की अगर मैं बातें करूं तो 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, चौड़ा होता है, और ये इसमें 250 पालिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं वृषण पालिकाएं। तो जो ये आपको ये पालिका जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, इसे हम बोलते हैं पालिका, वृषण पालिका। इस वृषण पालिका में क्या होते हैं, शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। तो इन वृषण पालिकाओं की संख्या कितनी होती है, 250। ठीक, तो हम लोग ये देख लिए कि वृषण एक वृषण कोश में क्या होता है, व्यवस्थित होता है, और वृषण की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, और इनके अंदर क्या होती है, 250 वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं, और उन वृषण पालिकाओं में क्या होती है, शुक्रजनक नलिकाएं होती है। अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं कि पुरुष जनन तंत्र के
श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। इसमें एक जोड़ा वृषण, सहायक ग्रंथियां, उसके बाद सहायक नलिकाएं भी होती हैं और कुछ सहायक ग्रंथियां, बाह्य ज्ञानेंद्रिय, ये सारी इसमें शामिल होती हैं। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली धानी में क्या होता है, स्थित होता है। ठीक, ये शरीर से बाहर होता है और किसमें स्थित होता है, ये स्थित होता है वृषण कोश में। और वृषण कोश को जोड़ने के लिए एक गोब्रेनिकुलम होती है जो वृषण को और वृषण कोश को जोड़े रखती है। वृषण कोश वृषणों के तापमान को कम करने में सहायक होती है। वृषण कोश के काम में आती है, तो ये वृषण के तापमान को कम करने में सहायक होती है। इनका तापमान देख लीजिए कितना करती है। वृषण की लंबाई मैंने बता ही दी, 4 से 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 से 3 सेंटीमीटर, यहाँ खत्म हो गए, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक, प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम वृषण पालिकाएं बोलते हैं। आइए देखते हैं। ठीक, तो जो 250 पालिकाएं पाई जाती थी, उन्हीं में क्या होते हैं, अतिकुंडलित। ठीक, उसके अंदर अतिकुंडलित शुक्रजनक नालिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, उसके अंदर अतिकुंडलित शुक्रजनक नालिकाएं पाई जाती हैं और उन शुक्रजनक नालिकाओं के अंदर क्या व्यवस्थित होता है, तो उस शुक्रजनक नालिकाओं के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है नर कोशिका और एक होती है सरटोली कोशिका। अगर मैं एक नालिका को बनाकर तुम लोग को समझाऊं तो यह है शुक्रजनक नलिका। ठीक, ये क्या है, ये शुक्रजनक नलिका है। अब ये 2 स्तरों से क्या है, घिरी हुई है। एक स्तर मैं बना रही हूं, सरटोली, ज्यादा पतली बन गई, अभी बिखरी बिखरी सी लगेगी, थोड़ी सी मोटी बनानी पड़ेगी। ठीक, एक शुक्रजनक नलिका समझना। अब इनके अंदर ये एक उत्तक से, एक कोशिका से बनी है, यह है उसकी कोशिका। ये उसकी कोशिका है और उसके ऊपर एक कोशिका और पाई जाती है, एक कोशिका और पाई गई। यहाँ लिखा भी है कि एक बनी होती है नरजर्म कोशिका और एक होती है सरटोली कोशिका। तो जो ये बाहर वाली है इसे हम बोलेंगे सरटोली कोशिका। कौन सी कोशिका, सरटोली कोशिका है। और जो अंदर की ये ग्रीन कलर की है, ये है नरजर्म कोशिका। अब क्या होता है कि नरजर्म कोशिका को ये जो सरटोली कोशिका होती है वो क्या देती है, पोषण। ठीक, नरजर्म कोशिका को सरटोली कोशिका पोषण देने का काम करती है। ठीक, और ये इसको पोषण देती है और धीरे धीरे नरजर्म कोशिका वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने के बाद ये धीरे धीरे क्या बनने लगते हैं, शुक्राणु। किसमें कन्वर्ट होने लगते हैं, शुक्राणु में ये कन्वर्ट होने लगते हैं। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि जो सरटोली कोशिका और नरजर्म कोशिका में शुक्राणु किससे निर्मित होते हैं, तो आप क्या बताओगे, आप यही तो बताओगे कि सरटोली कोशिका पोषण देने का काम करती है और नरजर्म कोशिका शुक्राणु निर्माण करने में सहायक होती है। ठीक, ये डिफिनेशन भी लिखा है, लिखना चाहो तो लिख लो कि ये कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है और सरटोली कोशिका जर्म कोशिका को पोषण देने का काम करती है।
अब इनके बीच शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहते हैं। जैसे अगर जैसे बहुत सारी ये नालिकाएं भाई पाई ही गई हैं, ठीक, नालिकाएं अगर पाई गई हैं, एक मिनट मैं समझा देती हूँ। जैसे ये जो नालिकाएं पाई गई थी, ये ठीक, ये नालिकाओं के बीच जो ये खाली स्पेस होता है, ठीक, जो ये खाली खाली स्पेस ये दिखाई दे रहा है, ये ठीक, यहाँ ये जो ये ऐसे ऐसे करके इसे खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं अंतराली अवकाश। क्या बोलते हैं? अंतराली अवकाश। और यही अंतराली अवकाश कुछ और हार्मोन्स बनाती है, ठीक, तो इन्हें हम बोलते हैं अंतराली अवकाश। चलिए देखते हैं, ठीक, तो जो ये अंतराली अवकाश होती है वो काम क्या करती है? तो वो काम करती है अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका। हम अंतराली कोशिका को लीडिंग कोशिका भी बोलते हैं। और ये काम करती है, हार्मोन्स का स्राव करती है। कौन से हार्मोन्स का स्राव करती है? देखो एंड्रोजन, ठीक, एंड्रोजन अंतराली कोशिकाओं से क्या होती है? स्रावित होती है। और ये काम क्या करती है? ये शुक्राणु उत्पादन को बढ़ावा देती है। एंड्रोजन पुरुष के गौण लक्षणों का मतलब क्या है कि ये जैसे दाढ़ी मूछों का आना, भारी होना या अदर जो लड़कों में लक्षण दिखाई देते हैं, उनको ये क्या करती है? विकसित करती है। जैसे दाढ़ी मूछों का आना, ठीक। अब इसमें आप अगर देखना चाहें तो ये दिखा रहा है कि अंतराली कोशिका कौन सी है। जो ये खाली खाली स्पेस ये दिखाई दे रही है आपको, यही है अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका में पतली पतली क्या होती हैं? पतली पतली रुधिर वाहिनियां भी पाई जाती हैं, ठीक, इनमें पतली पतली रुधिर वाहिनियां होती हैं। और इन्हीं अंतराली कोशिकाएं, जैसे अंतराली कोशिका है तो यही काम क्या करती है? यही एंड्रोजन को स्रावित करने का काम करता है, ठीक है। ये रही अंतराली कोशिका, में बना भी दी। तो ये है अंतराली कोशिका, जो काम क्या करती है? ये एंड्रोजन हार्मोन उत्पन्न करती है, ठीक। अब देखते हैं पुरुष में कुछ सहायक नलिकाएं जो होती हैं। पुरुष की जो सहायक नलिकाएं, हम लोग विरसठ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अब हम देखेंगे कि इनमें कुछ सहायक नलिकाएं होती हैं। यहां तक तो भाई शुक्राणु बन गया, ठीक, क्या हुआ? शुक्राणु बन गया। अब हम देखेंगे कि शुक्राणु को लेकर कौन जाता है, तो शुक्राणु को ले जाने का भी तो कोई किसी न किसी का काम होगा। चलिए देखते हैं। तो इनमें आती है हमारी विरसठ जालिका, शुक्रवाहिकाएं, अर्धविरसण, और क्या आती है? शुक्रवाहक। जो शुक्राणु होते हैं उनके परिपक्व में, परिवहन में, इन सब में काम करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस फिगर को भाई समझ लीजिए। तो जो ये है अंतराली कोशिका, और ये जो आपकी ये छोटी छोटी सी रही, ये रही आपकी, ये आपकी क्या रही? इसे हम बोलते हैं सर्टोली। और सर्टोली के ऊपर जो ये पुच्छी वाली पाई जा रही, जिनके ऊपर पूछ पाई जा रही, पूछ, ठीक, ये है आपके शुक्राणु, ठीक, ये क्या है? शुक्राणु, ठीक। और ये सर्टोली इनको पोषण देती है। और ये क्या होते हैं? ये जर्म सेल आपका किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं? शुक्राणु में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ये देखो, ये लिखा है कि सर्टोली कोशिका, और ये आपके जो पूछ वाले हैं ये है शुक्राणु। और ये शुक्रजनन यानी शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? शुक्रजनन। और जो ये खाली स्पेस रही, ये आपकी रही अंतराली कोशिका। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। हम लोग देखे थे जो सहायक नालिकाएं थी, उनमें हमारे थे विरसठ जालिका। विरसठ जालिका, यहाँ देखिए, जो ये विरसठ जालिका होती है, ठीक, ये जाली जैसे स्ट्रक्चर आकर जब ये विरसठ पालियों से होकर सारी चीजें जब बन जाती हैं, थोड़ा सा मैं समझाती हूँ कि जैसे, हाँ इसमें मैं समझा दे रही। ये जैसे यहाँ शुक्राणु बन गए। अब शुक्राणु जब बन गए तो इनसे शुक्रजनक नलिकाओं से बाहर आते हैं, ठीक, क्या होती है? शुक्रजनक नलिकाओं से बाहर आते हैं। तो ये ऐसे आगे आकर एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं,
ठीक, ये एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें ही हम क्या बोल देते हैं, बिरसठ जालिका। ठीक, तो समझ में आया बिरसठ जालिका किसे कहते हैं। बिरसठ जालिका शुक्रजनक नालिकाओं के समूहों से जो निकलते हैं, ठीक है, जो नली निकलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, शुक्रजनक नलिका। ठीक, जैसे ये रहा बिरसठ, बिरसठ में ये रहे शुक्र, ये पालिकाएं रही, पालिकाओं के अंदर जो ये शुक्रजनक नलिकाएं थी, ठीक है, ये शुक्रजनक नलिकाएं थी और इन शुक्रजनक नलिकाओं से अब एक नली निकलेगा जिसी से क्या होंगे, शुक्राणु इससे बाहर, पालिकाओं से बाहर आएंगे। तो अब ये जब एक ही जगह निकलेगी तो एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसी को हम क्या बोल देते हैं, बिरसठ जालिका। आगे समझ में, ठीक, इसी को हम क्या बोल देते हैं, बिरसठ जालिका। देखिए बिरसठ जालिका शुक्राणुओं के संग्रहण बिरसठ से शुक्रवाहक में परिवहन में तथा शुक्राणु को परिपक्व होते हैं तथा निषेचन के लिए तैयार होते हैं। यानी अब शुक्राणु बन गए हैं, अब ये क्या होंगे, बिरसठ से बाहर आएंगे। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं शुक्रवाहक। शुक्रवाहक काम क्या करता है, तो देखो ये बिरसठ जालिका थी, अब उसके बाद आता है शुक्रवाहक। ठीक, और ये शुक्रवाहक का है काम क्या करती हैं, तो जो ये जालिकाएं बनी थी, ठीक है, अब इन्हीं जालिकाओं से 10-15 नालिका जैसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्या बोल देते हैं, शुक्रवाहिका। ठीक, वाहिका मतलब पतली पतली, जो वाहिकाएं होती हैं वो पतली पतली स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम बोलते हैं शुक्रवाहिका, यहाँ बना है। ठीक है, अब इसे हम क्या बोल देते हैं, जो ये है इसे बोलते हैं शुक्रवाहिका, जो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे लंबी लंबी स्ट्रक्चर बनाई है, इसी को हम बोलते हैं शुक्रवाहिका। अब शुक्रवाहिका आगे चलकर किस में खुलती है, अर्धविषण। मैं अपना भी फिगर बनाते चलती हूँ जिससे आप लोग को समझ में आए। ठीक, तो किस में ओपन होती है, देखो अब ये किस में ओपन हुई है, अर्धविषण में। ठीक, ये किस में हुई है, अर्धविषण में। अर्धविषण का काम क्या होता है, अर्धविषण ये शुक्राणुओं के भंडारण और परिपक्वन में मदद करती हैं। यानी जब क्या होती है कि शुक्रवाहिका एक पतली लंबी नली होती है जो विषण में मूत्राशय से जाती है। ठीक है, तो ये काम क्या करती है, ये जैसे बिरसठ जालिका से आती है शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहिकाएं किसमें ओपन होती है, अर्धविषण। अर्धविषण में शुक्राणु कुछ देर रुकते हैं, उसमें परिपक्व होते हैं और उसके बाद किस में जाते हैं, शुक्रवाहक में। शुक्रवाहक जो काम क्या करती है, जो अर्धविषण से शुक्राणुओं को मूत्राशय तक ले जाती है। कहां तक लेकर जाती है, मूत्राशय। अब ये आपकी अति कुंडलित, ठीक, ये यहाँ कुंडलित भी है, ये है आपके शुक्रवाहक और ये शुक्रवाहक यहां से होते हुए कहां लेकर जाती हैं, ये मूत्राशय में शुक्राणुओं को लेकर जाती हैं। ठीक है, अब ये वहां तक लेकर जाती हैं। अब आ गया आपका मूत्राशय मुख, मूत्र मार्ग। ठीक, जो मूत्र मार्ग है मूत्राशय से निकलकर पुरुष शिशन के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर एक छिद्र में खुलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शुक्रवाहक कहाँ, तो शुक्रवाहक मूत्राशय में आकर ओपन होता है और इसी से मूत्राशय की वाहिनियों से मिलकर ये एक बाहर एक किसमें ओपन हो जाता है, एक छिद्र से ओपन होता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा पेज लेते हैं हम लोग। ठीक, और अब क्या हुआ, अब ये कुछ आती हैं पुरुषलिंग सहायक ग्रंथियां। हम लोग अभी तक क्या देखे, पहले इतना समझ लें, तो हम लोग देखे कि विषण। ठीक, विषण में क्या देखे कि विषण मानव शरीर से बाहर एक कोश में स्थित होता है जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम में वो क्या होती है, एक गुब्रेनेकुलम से क्या होती है, विषण जुड़ी होती है। अब विषण के अंदर हम लोग 250 पालिकाएं देखे थे। पालिकाओं के अंदर 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। इन शुक्रजनक नलिकाओं आगे चलकर बिरसठ जालिका बनाती हैं और ये बिरसठ जालिका आगे चलकर क्या बनाती है, आगे चलकर ये बनाती हैं शुक्रवाहिकाएं। शुक्रवाहिकाएं किसमें ओपन होती हैं, तो ये ओपन होती है अर्धविषण में। अर्धविषण किसमें ओपन होती है, तो अर्धविषण ओपन होती है शुक्रवाहक में। और शुक्रवाहक किसमें ओपन होती है, मूत्राशय में। अब मूत्राशय में आएंगे तो कुछ ग्रंथियों को देखेंगे, उन सहायक ग्रंथियों को हम देखते हैं। तो वो सहायक ग्रंथियां हैं, एक जोड़ा शुक्राशय, क्या है, एक जोड़ा शुक्राशय है, एक
प्रोस्टेट ग्रंथि है, एक जोड़ा बर्ब्यूथरल ग्लैंड है, ठीक है। और ये बर्ब्यूथरल ग्लैंड काम क्या करता है? तो अगर हम ग्रंथियों की बात करें तो इन ग्रंथियों का स्राव शुक्राशय सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। यानी अब यहाँ क्या हुआ कि ये जो प्लाज्मा यानी वीर्य का वे क्या काम करेंगे? निर्माण करना स्टार्ट करेंगे। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं और उसके बाद जो शुक्राशय होती है, इन सबसे कुछ प्लाज्मिक निकलती हैं जो काम क्या करती हैं? इनको सीमन बनाने में काम करती हैं। हल्का पीला चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक। तो इसमें होती है फ्रेक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम से ये क्या होते हैं? भरपूर होते हैं जो सीमेन होते हैं, ठीक है। अभी ये बात करते हैं बल्ब्यूथरल। तो जब मैथुन करते हैं, ठीक है, जब क्या होती है? जब मैथुन की क्रिया होती है तो उसमें स्नेहक का काम कौन करता है? बल्ब्यूथरल ग्लैंड से कुछ स्रावित होती हैं, कुछ एक कौन सी थोड़ी सी चिपचिपी स्नेहक पदार्थ क्या होती है? स्रावित होती है जो मैथुन के टाइम स्नेह का काम करती है, चिकनाहट का काम करती है, जो चिकना करती है, ठीक। तो बल्ब्यूथरल ग्लैंड के दौरान सिसन में स्नेहन लुब्रिकेशन प्रदान करता है। कौन? बल्ब्यूथरल ग्लैंड से निकलने वाला पदार्थ। अगर हम पुरुष की बाहरी जननेंद्रिय आप हम देखेंगे, पुरुष की बाहरी जननेंद्रिय, तो इनमें आता है सिसन। क्या आता है? सिसन, जो मानव शरीर के जनन जननेंद्रिय बाहरी भाग होता है। यह सिसन या एक विशेष प्रकार के उत्तक से बना होता है जो उद्घर्षण व उठान में मदद करता है। ये एक ऐसे उत्तक से बना होता है जो जब ये मैथुन करते हैं उस टाइम में क्या होता है? इनमें उठान होता है, ठीक है। और उसके बाद हम और देखते हैं तो ठीक में मदद करता है। या वीर सेचन, यानी वीर सेचन का मतलब क्या है कि ये जो मादा की योनि होती है उसमें वीर को भेजने का काम करता है, इसी के द्वारा जाते हैं। और उस वीर में लाखों की संख्या में क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं जो विसेचन में काम करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सिसन का अंतिम भाग, यानी अगर हम बात करें कि सिसन का, तो सिसन का जो अंतिम भाग होता है उसे हम मुंड कहते हैं, सिसन मुंड कहते हैं। और यही मेन काम करता है मैथुन के टाइम पर, ठीक। तो एक ढीली त्वचा द्वारा ढका होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? अग्र छद बोलते हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इसमें क्या पढ़ा है। अगर एक थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक। शायद हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। हाँ, जो ये हमारे थे पुरुष जनन तंत्र भी हो गया, ये सारी चीजें हो गई। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कहने से पहले मैं कहूंगी, आप अगर यूपी बोर्ड के हों, ठीक, यूपी बोर्ड के हों या किसी भी कंपटीशन की तैयारी अगर आप करते हो, तो ये जो आज मैं पढ़ाई हूँ ये टॉपिक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। ये हर साल भर भर के इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस 22, 23, 24 कई सालों से आ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद इसको तैयार कर दीजिए। आप लिख कर आएंगे, भरपूर एग्जाम में नंबर देगा बिना सोचे समझे। और जो फिगर मैं बनाई हूँ वो फिगर भी आप बना लीजिएगा। अगर इससे समझ में नहीं आया, इस फिगर से समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं खुद से फिगर बनाऊंगी हाथों से और आपको समझाऊंगी, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।